Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो भी KVSPRT टियर 02 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का टॉपिक एक गेम चेंजर होने वाला है। इस टॉपिक से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस डीप डाइव में इसे ढंग से समझ लिया तो स्कोर पक्का बूस्ट होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जहां हमारा मेन सोर्स है मंजिल विद अंसारी चैनल की स्टडी मटेरियल। बिल्कुल, और आज का जो मेन टॉपिक है वो है स्टिल लाइफ, यानी स्थिर जीवन। कलात्मक भाषा में कहें तो वस्तुओं का चित्रण। पर एक बात मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं। हाँ, वही हमारा आज का मिशन भी है। सही कहा। हमारा उद्देश्य सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए फैक्ट्स को रटना नहीं है। हमें स्टिल लाइफ के पीछे छिपे साइंस, उसके ऑब्जर्वेशन और उन आर्ट प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो एक फ्लैट पेपर पर असली डेप्थ डाल देते हैं। क्योंकि आर्ट एजुकेशन को लोग अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं, राइट? जैसे बस रंग भरने का काम हो। और वही सबसे बड़ी गलती होती है। प्राइमरी लेवल पे आर्ट सिखाना, खासकर भावी शिक्षकों के नजरिए से, ये असलियत में बच्चों के दिमाग की वायरिंग बदलने का प्रोसेस है। ये दुनिया को देखने का बिल्कुल एक नया नजरिया है। आज की इस चर्चा में ये साफ हो जाएगा कि कैसे एक सिंपल सा सेब या टेबल पर रखा पानी का ग्लास अपने आप में ज्योमेट्री और फिजिक्स का मास्टर क्लास बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस रोड मैप को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक्स, फिर देखेंगे प्रोपोर्शन और शैडो, और फाइनली एग्जाम में क्या पूछा जाता है उस पर आएंगे। तो शुरुआत बेसिक से करते हैं। स्टिल लाइफ की डेफिनेशन क्या कहती है? देखिए, स्टिल लाइफ का सीधा सा मतलब है इंडोर सेटअप में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को रियलिस्टिक तरीके से ड्रॉ करना, जैसे कि फल हो गए, बर्तन, किताबें या कोई फूलदान। और वो भी आर्टिफिशियल लाइट में, घर के अंदर। लैंडस्केप, जो कि आउटडोर होता है। बिल्कुल, लैंडस्केप बाहर होता है, नेचुरल लाइट में, जहां नेचर अपना खेल खेलती है। पर स्टिल लाइफ में आर्टिस्ट का पूरा कंट्रोल होता है, और यहीं से सीखने का साइकिल शुरू होता है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा डिटेल्स पर ध्यान, और तीसरा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी स्थानिक समझ। केवीएस एग्जाम के लिए यह सबसे इफेक्टिव तरीका माना जाता है। इस स्पेशल अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट पर थोड़ा फोकस करते हैं। आखिर एक 3D चीज को 2D पेपर पर बनाने से बच्चों के दिमाग में क्या होता है? क्या है ना, जब एक बच्चा सामने रखे 3D कप को देखता है और उसे फ्लैट पेपर पर बनाता है, तो उसका दिमाग एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ सॉल्व कर रहा होता है। ये एक तरह की प्री ज्योमेट्री है। वो ठोस वस्तुओं के साथ एक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बना रहा होता है। मतलब ये सिर्फ ड्राइंग क्लास नहीं, एक ब्रेन एक्सरसाइज है। अब डिपिक्शन यानी चित्रण के रूल्स पर आते हैं। नोट्स में एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, जो दिख रहा है वो बनाओ, ड्रॉ व्हाट यू सी। पर क्या इससे बच्चों की इमेजिनेशन नहीं रुकेगी? ये सवाल काफी लोग पूछते हैं, पर देखिए, इमेजिनेशन बिना बेस के सिर्फ एक इल्यूजन है। ड्रॉ व्हाट यू सी वाला गोल्डन रूल बच्चों को रियलिटी को एक्यूरेटली मेजर करना सिखाता है। जब तक आप असली सेब का प्रोपोर्शन नहीं समझेंगे, आपका इमेजिनेशन वाला सेब हवा में तैरता हुआ ही लगेगा। अच्छा, तो बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, और इसी के लिए शेप्स का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला कदम होता है ना? एकदम सही। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसकी बेसिक शेप पहचाननी होती है। गोल है, चौकोर है, ट्राइंगल है। इसके बाद बारी आती है टेक्सचर की। बनावट, जैसे एक स्मूथ ग्लास और रफ पत्थर के बीच का फर्क। हाँ, क्योंकि स्मूथ सरफेस लाइट को एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करती है और रफ सरफेस लाइट को एब्जॉर्ब करके बिखेर देती है। आर्टिस्ट को वही फिजिक्स अपनी पेंसिल से दिखानी होती है, और इसी से जुड़ी एक टीचर टिप है जो रैंक बूस्टर साबित हो सकती है। वो टिप जिसमें कहा गया है कि हमेशा पहले सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना सिखाएं। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, ये बहुत खास है। बच्चों को हमेशा पहले एक सिंगल ऑब्जेक्ट सिखानी चाहिए, फिर धीरे धीरे ग्रुप पर आना चाहिए, क्योंकि एक साथ सब दे दिया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। और जब हम ग्रुप पर आते हैं तो वहां सबसे बड़ी चुनौती आती है प्रोपोर्शन, यानी अनुपात का गणित। सही पकड़ा। अनुपात का बेसिक मतलब है ऑब्जेक्ट्स के आकार का आपस में सही बैलेंस। अगर टेबल पर एक बड़ा जग और छोटा ग्लास है, तो ड्राइंग में भी जग बड़ा ही दिखना चाहिए। अगर ग्लास बड़ा कर दिया तो प्रोपोर्शन गलत हो गया। बिल्कुल, और यही बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसे ठीक करने के 2 प्रैक्टिकल मेथड्स बताए गए हैं। पहला है कंपैरिजन मेथड। इसमें पेंसिल से ऑब्जेक्ट की लंबाई और चौड़ाई नापती जाती है, जैसे बड़ी किताब के साथ छोटी कॉपी को कंपेयर करना। और दूसरा मेथड तो फिल्म्स में बहुत देखा है मैंने,
विजुअल मेजरमेंट, आर्टिस्ट एक अंक बंद करता है, हाथ सीधा रखता है और अंगूठे से नापता है। हाँ, और लोग सोचते हैं ये सिर्फ स्टाइल मारने के लिए है, पर असलियत में ये प्योर पर्सपेक्टिव ज्योमेट्री है। एक आंख बंद करने से दुनिया 2D दिखने लगती है और हाथ सीधा रखने से डिस्टेंस फिक्स हो जाता है। ये मैथमेटिकल रेशियो निकालने का तरीका है। वाओ, ये तो सच में साइंस है। और इसी मैथ के साथ स्केचिंग के रूल्स भी जुड़े हैं। जैसे बेसिक लाइंस हमेशा लाइट पेंसिल से खींचने को कहा गया है, क्योंकि शुरुआत में मिस्टेक्स होती हैं, और इसमें सबसे बढ़िया टेक्निक है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को सिंपल बनाना। मतलब ज्योमेट्रिक शेप्स को जोड़कर। हाँ, जैसे एक बॉटल बनाना है, ऊपर एक सिलेंडर सोचिए और नीचे एक स्फेयर, दोनों को जोड़ दिया, बॉटल बन गई। ये आइडिया कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल खत्म कर देता है। शेप्स बन गए, पर पेपर पर वो 3D इफेक्ट कैसे आता है? ये सबसे जादुई हिस्सा लगता है मुझे, लाइट और शैडो का खेल। ये डेप्थ का इल्यूजन इसलिए बनता है क्योंकि हमारा ब्रेन लाइट और शैडो को डिकोड करने के लिए प्रोग्राम्ड है। इसके 3 बेसिक रूल्स हैं। पहला, लाइट सोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन से आना चाहिए। अगर सेब पर राइट से लाइट आ रही है तो पास रखे जग पर लेफ्ट से नहीं आ सकती। वो डार्क होती है और दूर जाते जाते लाइट हो जाती है। स्टडी मटेरियल में शैडोज के 3 टाइप्स बताए गए हैं। पहला है कोर शैडो, यानी स्वछाया। ये ऑब्जेक्ट का वो हिस्सा है जहां लाइट बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये सबसे डार्क पार्ट होता है जो चीज को गोलाई देता है। और दूसरा है कास्ट शैडो, यानी पतित छाया, जो जमीन पर बनती है। इंपॉर्टेंट याद रखिए, कास्ट शैडो ही वो चीज है जो ऑब्जेक्ट को हवा में तैरने से रोकती है। ये उसे जमीन पर टिकाती है। अगर ये नहीं बनाई तो ब्रेन तुरंत ड्राइंग को नकली मान लेगा। और तीसरी है रिफ्लेक्टेड लाइट, जिसे परावर्तित प्रकाश कहते हैं। ये तो मास्टर आर्टिस्ट वाला सीक्रेट लगता है। हाँ, ये वो हल्की रोशनी है जो जमीन से टकराकर वापस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। इससे ड्राइंग पूरी तरह रियल लगती है। इसे समझाने के लिए क्लास में एक एक्सपेरिमेंट होता है, लैंप और बॉल का एक्सपेरिमेंट। वो जिसमें अंधेरे कमरे में बॉल पर टेबल लैंप की लाइट डालते हैं। एकदम सही। वर्ड्स में बताने से अच्छा है बच्चों को दिखाया जाए। उन्हें चमकीला हाईलाइट, उसके पीछे डार्क कोर शैडो और जमीन से टकराती रिफ्लेक्टेड लाइट सब साफ दिख जाती है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच काफी क्लियर कर देता है कॉन्सेप्ट्स। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, संयोजन या कॉम्पोजिशन। कलाकृति को पेपर पर अरेंज कैसे करना है। कॉम्पोजिशन वो आर्किटेक्चर है जिस पर पूरा आर्ट टिका होता है। इसके 5 मेन रूल्स हैं। सबसे पहला और बड़ा रूल, फोकल पॉइंट, यानी वो मेन ऑब्जेक्ट जहां सबसे पहले नजर जानी चाहिए। पर नोट्स में साफ लिखा है कि फोकल पॉइंट का सेंटर में होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, सेंटर में रखने से ड्राइंग बोरिंग हो जाती है। इसीलिए दूसरा रूल आता है बैलेंस, यानी विजुअल वेट मेंटेन करना। मतलब अगर एक बड़ी चीज लेफ्ट में है तो राइट साइड खाली नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, वरना ड्राइंग एक तरफ झुकी हुई लगेगी। उस वेट को बैलेंस करने के लिए राइट में कुछ छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तीसरा रूल है ओवरलैपिंग, चीजों को एक दूसरे के आगे पीछे रखना, जिससे डेप्थ आती है। सही। चौथा रूल है वैरायटी, अलग अलग शेप्स का यूज करना ताकि मोनोटोनी टूटे। और पांचवा है बैकग्राउंड, ऐसा बैकग्राउंड जो मेन ऑब्जेक्ट को दबा ना दे बल्कि वो बाहर कर लाए। तो इसका मास्टर मंत्र हुआ फोकल पॉइंट प्लस बैलेंस प्लस ओवरलैप। काफी कैची फ्रेज है ये। यही मंत्र एग्जाम में भी मदद करेगा। अब बात आती है टीचिंग पेडागोजी की। केवीएस एग्जाम का मेन फोकस यही होता है कि एक टीचर इस आर्ट को क्लास में कैसे इंप्लीमेंट करेगा। इसके 4 मेथड्स दिए गए हैं। पहला मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी प्रदर्शन विधि। इसमें टीचर खुद बोर्ड पर ड्राइंग बनाता है और अपना थॉट प्रोसेस बोलकर बताता है। जैसे कि मैं ये लाइन लाइट खींच रहा हूं क्योंकि यहां रोशनी है। बच्चों को स्टेप बाय स्टेप समझ आता है। दूसरा मेथड है प्लेवे, खेल विधि। ये तो छोटे बच्चों के लिए परफेक्ट है। इसमें बच्चों को पहले पेपर नहीं, असली ब्लॉक्स दिए जाते हैं और कहा जाता है इनको सजाओ। वो प्रैक्टिकली बैलेंस और विजुअल वेट महसूस करते हैं खेलते खेलते। तीसरा मेथड मुझे काफी डीप लगा, क्वेश्चन आंसर, यानी प्रश्नोत्तर विधि। इसमें टीचर डायरेक्ट आंसर नहीं देता। ये पॉइंट भीड़ से अलग करेगा। टीचर पूछता है, बताओ ये शैडो गलत क्यों लग रही है, या लाइट कहां से आनी चाहिए। इससे बच्चों की खुद की ऑब्जर्वेशन शार्प होती है, उन्हें रट्टी रटाई बातें नहीं मिलती। और आखिरी मेथड है सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी स्व अभिव्यक्ति, बच्चे को बोलने का मौका देना। अगर बच्चे ने हवा में उड़ता सेब बनाया है तो उसे डांटने के बजाय पूछे क्यों बनाया। उसके लॉजिक को समझना सबसे बड़ी टीचिंग सक्सेस है। ये सब सुन के लगता है कि केवीएस सिर्फ पेंटर नहीं ढूंढ रहा,
बल्कि ऐसे टीचर्स ढूंढ रहा है जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके। चलिए अब सेशन को रैप अप करते हैं। पूरे टॉपिक को रिवाइज करने की वो मेमोरी ट्रिक बता देते हैं। हाँ, क्विक रिवीजन के लिए POLS ट्रिक है। P से प्रोपोर्शन, O से ऑब्जर्वेशन, L से लाइट और शैडो और S से स्केचिंग। ये 4 स्तंभ हैं स्टिल लाइफ के। POLs, ये काफी इजी है याद रखने के लिए। बिल्कुल। और चलते चलते एक डीप थॉट देना चाहूंगा। हमने अभी तक बात की है स्टिल लाइफ, यानी स्थिर जीवन की। पर एक बात सोचिए, क्या वाकई दुनिया में कोई चीज स्टिल होती है? मतलब वक्त के हिसाब से? हाँ, पृथ्वी घूम रही है, लाइट का एंगल हर पल बदल रहा है, तो शायद वो टेबल पर रखा पानी का ग्लास स्टिल है ही नहीं। आर्ट सिर्फ उस एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की ज्योमेट्री और फिजिक्स को फ्रीज करने का तरीका है। सच में ये नजरिया आर्ट को देखने का ढंग ही बदल देता है। तो कैंडिडेट्स, वक्त आ गया है सेशन एंड करने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल सेशन। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।